पांच पे। नमस्कार, मैं रमेश चंद मीना, आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज छात्र निराला पर व्याख्यान माला के तहत सुन सकेंगे। हमारा बिंदु है निराला के काव्य में प्रगतिशीलता। व्याख्यान सुनकर विद्यार्थी जान सकेंगे छायावाद में निराला का स्थान व महत्व। निराला विचित्र व निराले साहित्यकार रहे हैं। निराला छायावादियों में अनूठे व निराले कवि ठहरते हैं। निराला की सामाजिक व प्रगतिवादी कविताएं, निराला की किसान, स्त्री और श्रमिक संबंधी कविताएं, निराला आज भी सर्वाधिक प्रासंगिक ठहरते हैं। यही नहीं, बात आगे बढ़ती है और अगर समीक्षा समालोचना की दृष्टि से देखें तो निराला को भी बिहारी कबीर की तरह दलित विमर्श में अध्ययन करने की पूरी संभावनाएं हैं। कवि का जन्म 1899 और गमन 1961 में होता है। इनका जन्म बसंत पंचमी के दिन माना जाता है, मनाया जाता है। निराला का साहित्य में कई तरह से शुरुआत में विरोध होता है, वो कई तरह के विरोध का सामना करते हैं। यहां तक कि पागल करार दिए गए वे हिंदी साहित्य के लिए लगातार अनवरत संघर्ष करते हैं, कई तरह के विरोध सहते हैं और साहित्योपजीवी रहकर क्रांति चेता कवि कहलाते हैं। संस्कृति धर्मी और विद्रोही चेतना उनमें पर्याप्त थी। छायावादी, प्रयोगवादी और प्रगतिवादी मान्य होते हैं तो अद्वैता इन पर विशेष तौर से काम करते हैं। बच्चन सिंह और रामविलास शर्मा, इनकी पुस्तकों के आने के बाद निराला का जो विरोध चल रहा था हिंदी साहित्य जगत में, उसका समन होता है और अलग तरह से पहचान होती है। छायावाद को एक तरह से काल्पनिक साहित्य कहा जाने लगता है। वह यथार्थ के धरातल से दूर हो जाला था। इसी कारण से प्रगतिशील धारा के अगुवा बनते हैं निराला। और छायावाद के 4 स्तंभों में निराला की एक अलग ही पहचान बनती है। निराला की कविता व रचनाओं से साहित्य को नई दिशा मिलती है और बाद में चल करके दलित साहित्य को पहचाना जाने लगा। उस तरह के पात्र आपकी रचनाओं में भी दिखाई देते हैं, जैसे देवी और चतुरी चमार। इस तरह का गद्य लिखने से साहित्य गद्य की दुनिया में प्रवेश करता है। वे साहित्य में भगीरथ प्रयास करते हैं। निराला का जन्म राम सहाय त्रिपाठी के घर बंगाल में हुआ। ये शुरू से ही संघर्ष करने के लिए परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी। जब 3 वर्ष की उम्र हुई, मां चल बसी। कुछ समय बाद पिता भी गंभीर बीमारी से चल बसते हैं। आपका गांव अवध के बेसवाड़ा में, जहां साहित्यकारों की उर्वर भूमि कही जाती है, आपके अलावा और भी कई साहित्यकार इस धरा से जन्म लेते हैं। आपके गांव से प्रताप नारायण मिश्र, शिवमंगल सिंह सुमन, महावीर प्रसाद द्विवेदी और पंडित नंद दुलारे वाजपेयी इसी क्षेत्र से रहे हैं। इस तरह से वो जन्म जहां आपने लिया, वो क्षेत्र, वो कर्म भूमि इस तरह की रही कि आपके अलावा भी चोटी के साहित्यकार वहां जन्म लेते हैं। बेसवाड़ा में आज भी साहित्य की सजीव परंपरा विद्यमान है, जबकि साहित्य के पाठक कम हो रहे हैं। ऐसे में बेसवाड़ा एक अलग ही तरह की जमीन है कि वहां
उस समय साहित्यकार हुए और साहित्य प्रेमी भी, और साहित्य का वाचन करने वाले, कई कवित्व करने वाले मिल जाएंगे। वहां आला अवध की अपनी चीज है। कोई युवक जिसने सुरती न खाई हो और आला न गाया हो, मिलना मुश्किल है। इस दरा पर आला गाने वाले अधिकांश युवक दिखाई देते हैं। आला की लोकप्रियता का विरोध भी खूब हुआ, पर विरोध होने का कारण था कि आला गाने वाला गाता था और बहुत सारे सुनने वाले सुना करते थे। इस क्रम में अधिकांश लोग आला में डूबे रहते थे, सुनते और सुनाते, तो घर का काम बाधित होता था। इसलिए इस पे कई तरह की बंदिशें लगाई गई थी। कोशिश की गई थी कि आला जितना श्रोताओं को पसंद आता है, गाने वाला डूब करके गाता है, ताकि इससे कुछ हद तक बचे, इसलिए इसका विरोध किया गया। कुछ इस तरह के मुहावरे, कहावतें गढ़ी गई। आप देखेंगे कि कवि साहित्य में पहचान बनाता है, लेकिन जब पहचान बनाते हैं उससे पहले कितने संघर्ष से गुजरते हैं। साहित्य में किसी भी साहित्यकार को स्थान इतनी सहजता से नहीं मिला करता, जिस तरह से हम आज छायावाद के 4 स्तंभ रहे, पंत प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला को इस पहचान तक पहुंचने में काफी संघर्ष, जद्दोजहद करनी पड़ती है। और वो संघर्ष किस तरह का था? कोई भी रचना किसी पत्रिका में जाएगी तो संपादक के सामने से गुजरेंगी। कई रचनाएं संपादकों की डेस्क से वापस लौट जाया करती थी। लौटती रचनाओं पर जो प्रतिक्रिया हुई, कवि को वो सबसे बुरा लगता है जब कहीं से वो कविताएं लौट करके आती है। लेकिन शुरुआत में इस तरह की चीजों का सामना कवि विशेष तौर से निराला को करना पड़ा। निराला जी द्वारा सुमित्रा नंदन पंत पर लिखा लेख, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पर लिखा संस्मरण, ऐसे न जाने कितनी रचनाएं काल कवलित हो जाती है। उसका कारण था कि संपादकों के पास पहुंच करके वो प्रकाशित न हो सकी, और न ही निराला जी के पास इस तरह के संसाधन थे कि वो उन चीजों को अपने पास सुरक्षित रख पाते। और ऐसा न होने के कारण हम ऐसी कई रचनाओं से महरूम रह जाते हैं। कवि ने विशेष तौर से कई जगह इस बात को उद्धृत किया है। जब रचनाएं वापस लौट करके आती थी तो उन पर किस तरह की प्रतिक्रिया होती थी, वो कैसा महसूस करते थे। देखिए, लौटी रचना लेकर उदास, ताकता हुआ में दिशाकाश, बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर, व्यतीत करता था गुनगुन कर। जब कभी वो खाली बैठते तब उन्हें वो घटनाएं याद आती, वो बंद लिफाफे जो वापस संपादकों से लौट करके आते हैं, तो उन पर कवि का असहज होना स्वाभाविक है। निराला की कुछ खास रचनाएं रही है। काव्य संग्रहों में अनामिका, अर्चना, अणिमा, आराधना, परिमल, गीत गुंज व गीतिका, नए पत्ते, बैला, बादल राग। बादल उनको इतना प्रिय लगा कि एक नहीं, बादल पर 6 कविताएं लिख डालते हैं। आपकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं, जिसे आपको भी काफी प्रसिद्धि मिली, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, वह तोड़ती पत्थर और भिक्षुक,
और यही नहीं, कविताएं जिसमें प्रगतिशीलता देखी जा सकती है, आपका गद्य भी, और गद्य के पात्र, उन पात्रों को जब हम देखते हैं तो आप जमीन से उठाते हैं। ऐसी ही कुछ कहानियां और रेखा चित्र बनते हैं, उपन्यास भी। देवी, कुल्ली भाट, चतुरी चमार, पिल्लेसुर बकरिया, अलका, निरुपमा, अप्सरा, प्रभावती, चोटी की पकड़, आपकी कविता की मशहूर पंक्ति बन जाती है जब बादल राग में लिखी जाती है, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। छोटे यानी लघु मानव, कवि के केंद्र में वो आमजन, श्रमिक, किसान केंद्र में आता है, और किसान को लेकर के, किसान की चिंताओं को लेकर के बादल पर कविताएं लिखते हैं। बादल को किस तरह से वो देखते हैं, हम आगे चल करके देखेंगे। ये पंक्ति है, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। रव यानी युद्ध की तरह, अगर जब युद्ध होता है तो कई धराशायी होते हैं, वीर भी वीर गति को प्राप्त होते हैं, और बादल की गर्जन कुछ उसी तरह की होती है, जिसमें बड़े बड़े पेड़ गिरते हैं, और प्रतीक पेड़ ही नहीं बल्कि जो धनाढ्य वर्ग है वो भी चिंतित होता है, लेकिन छोटे उससे सुशोभित होते हैं, खुश होते हैं। छोटों का खुश होने का एक कारण था, और ये प्रगतिशील कविता की मुख्य चेतना रही है। प्रगतिशीलता का ही मतलब ये निकल के आता है कि उसमें समानता का बोध है। जो समाज में वैषम्यता धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी, खाई चौड़ी होती जा रही थी गरीबी और अमीरी की, उसको पाटने में प्रगतिशील कवियों ने विशेष भूमिका निभाई। विशेष तौर से ऐसे संदर्भ प्रतीक लिए गए जिसमें बादल राग कविता व तोड़ती पत्थर, वृक्षों का आदि विशेष तौर से उल्लेखनीय है। निराला का व्यक्तित्व की अगर किसी से साम्यता देखी जाए तो हमारे वर्षों पूर्व हुए कबीर से साम्यता देख सकते हैं। रहन सहन और पहनावा, सिर के बालों का बेतरतीब बिखरते रहना, कंधों तक झूलते रहे तो कभी बनवाते तो छुरे से मुड़वा कर ही दम लेते। जब कभी घर की सफाई होती तो समझा जाता कि आज निश्चित रूप से कोई गोष्ठी होने वाली है, यानी बाहर से कवि और कुछ मेहमान आने वाले हैं। तब फर्श पर बिखरी हुई किताबें अलमारियों में पहुंच जाती। ढेरों अखबार जो पतझड़ के पत्तों की तरह फैले होते थे, किसी अलमारी में करीने से रख दिए जाते और घर एकदम साफ सुथरा लगता। दरवाजे के पास तंबाकू की पीक के दाग धुंधले पड़ जाते। उस दिन कविवर सेंदल सौंफ से नहाते, गद्दे के अभाव में रजाई बिछाकर सो जाते। जब कवि सम्मेलन में होते तब रंग कुछ दूसरा ही होता। ये फकड़ाना अंदाज अपनी धारा में अगर किसी कवि से मिलता है तो थोड़ा पीछे जाना पड़ता है, और इसी अंदाज में हमारे सामने कबीर कवि मुखातिब हो चुके हैं। उनसे आपकी तुलना संभव है। निराला सामान्य कवि नहीं थे, असाधारण कवि थे। आप में कई तरह के मानवीय अंतर्विरोध दिखाई पड़ते हैं। इस तरह से हम कई बार कह देते हैं कि ये अंतर्विरोधों के कवि रहे हैं। आपके कविताओं से गुजरने के बाद, साहित्य पढ़ लेने के बाद ऐसा लगता है अद्वैतवादी दर्शन से आप काफी हद तक प्रभावित रहे हैं। आपका पूरा जीवन अंतर्विरोधों से भरा रहा है। व्यक्ति और समाज का तनाव, उनमें एक और गहरा स्वीकार था तो उसी तरह का स्वीकार भी, विद्रोही स्वर आपकी कविताओं में देखने को मिलता है। तो मानवीय नियति और व्यवस्थाएं भी
संघर्ष आपने कई तरह से किए, संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद संघर्ष में टूटने वाले नहीं थे, बल्कि निर्मित हुए, बने। निराला जीवन की पूर्णता के कवि, इस तरह के बंधन से मुक्ति के कवि है, और अंत में वो कविता में नई स्थापनाएं देते हैं, मुक्त छंद की स्थापना करते हैं। जिस तरह से काव्य में बंधा हुआ छंद उनको पसंद नहीं था, तो मुक्त छंद में कविता लिखने लगे। समाज में व्याप्त रूढ़ियों का वो विरोध करते हैं। आभिजात्य किसी भी तरह का हो, उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, और अंत में मुक्ति से भी मुक्ति की कामना करते हुए दिखाई देते हैं। निराला की रचनाओं में हम ये विशेष तौर से देखेंगे कि निराला सभी विधाओं में लिखते हैं, और उन विधाओं को पढ़ने के बाद, रेखा चित्रों से गुजरने के बाद, जैसे देवी और चतुरी चमार, इन पात्रों से जब हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, और इन पात्रों का जीवनचर्या हम देखेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि ये विशेष तौर से जिस समाज में रहे, जिस गांव में रहे, वो जीवन, वो सामाजिक परिवेश, वहां की भाषा, वहां के रीति रिवाज उन्होंने काफी नजदीक से देखे, और ये चीजें आपकी कहानियों में परिलक्षित होती है। जिला उन्नाव के गांव के चित्र व चरित्र बखूबी देखे जा सकते हैं। लखनऊ की तुलना में उन्हें बैसवाड़ा का वातावरण अधिक अनुकूल लगा। कविता जहां वो करते रहे, कलकत्ता में भी काफी समय उन्होंने गुजारा, तो कलकत्ता में रहते हुए उन्होंने काफी कविताएं की। इस तरह से कलकत्ता में कविता करने का समाज उनके काफी अनुकूल रहा। अप्सरा उपन्यास में वेश्या की कन्या, उसके उद्धारकर्ता और प्रेमी की कथा है। कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया संस्मरणात्मक उपन्यास है। दोनों व्यंग्य की दृष्टि से बेजोड़ ठहरते हैं। प्रगतिवाद, ये शब्द, और प्रगतिशीलता है, ये दो शब्द काफी मायने रखते हैं, और इन दोनों को लेकर के काफी चर्चाएं भी हुई, लिखा भी गया। ये आधुनिक काल की अवधारणा है, जो तब से लेकर के अब तक लगातार जारी है। भारतेंदु ऐसे साहित्यकार रहे हैं जो अंग्रेजों का विरोध करते हैं, समाज की रूढ़ियों का, विसंगतियों का बराबर टकराते हैं। ऐसे में भारतेंदु के साहित्य में अंग्रेजों की खास तौर से लूट का विरोध था। लूट खसोट जो मची हुई थी, भारी टैक्स लगे हुए थे, कई तरह से जो ठगी कर रहे थे, उन अंग्रेजों को यह एहसास कराया गया साहित्य के द्वारा, और इस तरह हम प्रगतिवाद के चिन्ह निराला से पहले भारतेंदु में देख सकते हैं। बाल मुकुंद गुप्त किसान जीवन का दैन्य उजागर करते हुए लिखते हैं, आहा विचारे दुख के मारे, निस दिन पच पच मरे किसान। कहने का आशय यह कि निराला जिन किसानों को लेकर के लिखते हैं, चिंतातुर होते हैं, उस तरह से बाल मुकुंद गुप्त भी रचनाएं कर रहे थे। भारतेंदु बड़ी लूट जो अंग्रेजों द्वारा की जा रही थी, उनके विरोध में लिखते हैं। निराला स्पष्ट रूप से शोषित जनता के साथ रहे हैं। उनकी प्रतिबद्धता मजदूर और किसानों के साथ रही है। दीन बादल राग और भिक्षुक कविता 1924 से पहले की रही है, तो 37 में वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक और कुकरमुत्ता जैसी कविताएं लिखते हैं, जो प्रगतिवाद की मिसाल देने वाली है। आपके काव्य में
हर तरह के आभिजात्य से मुक्ति का आह्वान है। कविता है कुकुरमुत्ता, वह तोड़ती पत्थर और जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, आओ आओ, आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला, धोबी पासी चमार तेली, खोलेंगे अंधेरे का ताला। इस कविता की चंद पंक्तियों में कवि पहली बार इस तरह का आह्वान करते हैं जिसमें निम्न तबके में अशिक्षित बच्चे, जिनके घरों में हमेशा अंधेरा ही पसरा रहता है, शिक्षा से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं, उजाला आने का कोई चांस नहीं, ऐसे समाज के लिए, ऐसे घरों में रहने वाले निम्न जातियों के लिए कैसे अंधेरे का ताला टूटे और उजाले में आए, ये आह्वान है। जल्द पैर बढ़ाओ, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, आओ आओ, आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला। ये क्रांतिकारी उद्गार हुए कवि के कि जिन हवेलियों में अमीर ही रहते हैं, सेठ साहूकार रहते हैं और गरीब वहां पास भी नहीं पटक सकता, कवि कहता है कि ऐसी ऊंची ऊंची हवेलियों का कोई औचित्य नहीं। हम ऐसा कुछ बदलाव लाना चाहते हैं कि वो हवेलियां स्कूल में तब्दील हो और बहुत बड़ा तबका जो अंधेरे में रह जाता है शिक्षा के अभाव में, उनको भी शिक्षा मिल सके। और वो तभी संभव हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा स्कूल खुलें, और स्कूल इतने नहीं है कि सभी उसमें समा सके, बैठ सके। और ये बहुत आसान होगा। निराला जब 1930-35 में लिख रहे थे, उस समय अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के गुलाम थे, तब तो स्कूल होना और भी नामुमकिन था, गुरुकुल हुआ करते थे। ऐसे में ऐसा सोचना भी क्रांतिकारी, प्रगतिवादी कहलाएगा। और ये आभिजात्य का सरासर विरोध है। आभिजात्य वर्ग कभी नहीं चाहता कि आम आदमी के लिए पाठशाला हो, आम आदमी कलम पकड़े और अंधेरे से उजाले की ओर जाएं। और वो तभी संभव है जब हर कोई पाठशाला तक पहुंचे, और पाठशाला तभी सर्वसुलभ हो सकती है जब अमीर जहां रहते हैं वो हवेलियां भी पाठशाला में तब्दील हो जाएं। और ऐसा कुछ हो सकता है, कवि कहते हैं, कवि लिखते हैं, आह्वान करते हैं समाज के लिए, उनकी समझ को बदलने के लिए, कि वो अपनी हवेलियों को इस तरह से छोड़ दें कुछ हद तक, जैसा गांधी जी भी कहा करते थे। हृदय परिवर्तन की बात कुछ वो झलक भी यहां दिखाई देती है, क्योंकि हवेलियां अमीरों की आज भी आम आदमी की पाठशाला बनने की स्थिति में नहीं है। लेकिन कवि ये कहना चाहता है कि किसान पढ़ा लिखा नहीं होता, और यही कारण है कि अंग्रेजों के दौर में तो अनपढ़ किसान लूट का शिकार था। चाहे जितनी बेगारी करवाई जाए, लाग बेलाग लगाई जाए, ऊंचे टैक्स लिए जाए, विरोध भी किया गया, आंदोलन भी हुए, किसान आंदोलन भी कई हुए, लेकिन अधिकांश किसान अंधेरे के कारण उसकी जिंदगी में हमेशा अशिक्षा का अंधेरा पसरा रहा। तो ऐसे में कवि की ये पंक्तियां काफी मायने रखती है। इसी तरह से भिक्षुक व तोड़ती पत्थर का विवश दैन्य देखा जा सकता है। ये कुछ ऐसे पात्र रहे हैं भिक्षुक, और वह तोड़ती पत्थर की वो श्रमिक महिला। ऐसा लगता है कि ये अपना हक मांगने वाले, बनने वाले हैं, अभी बने नहीं। क्रांति का आह्वान है, शर्माने से तो खाद बन जाना उचित है।
उलट तख्ता उपज की ताकत बढ़ाने के लिए डाल मत खेत में अपनी खाद तू जब तक न कर। ऐसी भी स्थिति किसानों के साथ आ जाया करती थी कि किसान जिस खेत में फसल करते हैं मेहनत करके, प्रकृति जब प्रतिकूल होती है, फसल नहीं होती, लेकिन फिर भी टैक्स देना पड़ता है, तो ऐसे में ऐसा किसान भुखमरी की कगार पर होता है। और ऐसे किसान के लिए यहां तक भी कहा जा रहा है कि तू खाद ही मत डाल, बीज ही मत डाल, डाल के क्या करेगा। अमीय गरल शशि शीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। ये पंक्तियां जो सुन रहे हैं, निराला का निराला बनना, आखिर इतना प्रचलित हो चुका है ये शब्द कि कवि का ये जो विशेषण है निराला, इसी से हम कवि को पहचान जाते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात हो रही है। लेकिन इनका नाम निराला नहीं था। निराला बनने के लिए, या इनको ये शब्द इतना पसंद आया, और पसंद आने का भी एक कारण था कि ये एक पत्र जो साधुओं के द्वारा निकाला जा रहा था, साप्ताहिक पत्र का नाम था मतवाला। मतवाला में जो शाब्दिक बोध हो रहा है, इस पत्र का संपादन मंडल में रहते हुए इन्होंने जब काम किया, तो ये मतवाला इतना पसंद आया, या इसकी भी एक भूमिका समाज में हो सकती है, तो इन्होंने इसमें काम करते हुए, लिखते हुए, और धीरे धीरे अपने नाम के पीछे निराला जोड़ लिया, मतवाला से तुक मिलाते हुए मतवाला निराला। और उस मतवाला पत्र के ऊपर सबसे ऊपर लिखा होता था, अमीय गरल शशि शीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। राग विराग से परिपूर्ण है वो प्याला, जिसमें दोनों ही भाव दिखाई देंगे। इसको भी जो साधक होगा वो पी जाएगा, और ऐसे ही लोगों का प्यारा है ये पत्र साप्ताहिक मतवाला। और इसमें काम करने वाले संपादकों में से रहे निराला, और ये धीरे धीरे अपना नाम इन पंक्तियों से और इस पत्र से प्रभावित होकर के एक विशेषण की तरह जोड़ लेते हैं, और कालांतर में जाकर के निराला एक पूरी तरह से नाम का रूप ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से ये आप जिस कवि को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपका पसंदीदा कवि है, वो नाम किस तरह से इजाद होता है पसंद के कारण, और इसमें भी कई चीजें छुपी हुई है। निराला के साहित्य में प्रगतिशीलता हम कई तरह से देख सकते हैं। प्रगतिवादी साहित्य धारा सन 36 से आरंभ होती है। प्रगतिवादी कविता उद्देश्यपरक होती है, इसमें प्रगतिशील भी कह सकते हैं। यह मार्क्सवादी सिद्धांतों के आधार पर केंद्रित रहती है। यूरोप में उस समय जब समाज और साहित्य गतिहीन हो जाता है, उस समय इस तरह की एक धारा चल पड़ती है प्रगतिवादी कवियों की। यहाँ यूरोप जैसी स्थिति नहीं थी, इसके बावजूद प्रगतिवाद आता है या लाया जाता है। या यूं कहें कि छायावादी कवि जब वायवीय कविताएं करने लगे, कल्पना में की उड़ान उड़ने लगे, तो यथार्थ से कट जाते हैं। ऐसे में उनको लगता है कि हम नहीं है तब तक जब तक हम में समाज न बोले, और समाज से जुड़ने के लिए ये छायावादी कवि प्रगतिवादी कवि बन जाते हैं। पंत की रचना युगांत और युगवाणी से प्रगतिवाद का आरंभ होता है। पंत युगांत लिख करके छायावाद का अंत की घोषणा करते हैं, और युग जैसा चल रहा था उसको, वाणी को स्वर देने के लिए नए युग का आह्वान करते हैं अपनी कविताओं में।
और इस तरह से छायावाद के बाद प्रगतिवाद का आरंभ होता है। निराला के साहित्य में प्रगतिशीलता हम देख सकते हैं। निराला बहुजीवन की छवि को अपना चुके होते हैं। प्रगतिवाद नई जीवन दृष्टि, नई दिशाओं के द्वार खोलती है जो प्रचार की हद तक जाती है। काव्य में प्रगतिशीलता जीवन की वास्तविकता को लेकर चलती है। जनता की बात करना उसके लक्ष्य रहा है। छायावाद की वायवीय भाषा के बजाय सामान्य भाषा को अपनाया है। ये काव्य में महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ता है। व्यक्तिवादी यथार्थ को बंद कमरे से निकालकर जनजीवन के बीच प्रवाहित कर दिया। इस धारा में पंत, निराला, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन और मुक्तिबोध बौद्ध जैसे कवि आते हैं। जब प्रगतिवाद आ जाता है और छायावाद चल रहा था, तब ऐसा सवाल उठता है, कस्मे देवाय हविषा विदेम, कि साहित्य आखिर किसके लिए है? साहित्य महज कवि की कल्पना में जो जगह बनाता है, कवि मौज में लिखता है, वह साहित्य है। और इसी तरह से छायावादी कविता स्वांत सुखाई हो चली थी, उस पर सवाल उठते हैं। इसीलिए कहा गया कस्मय देवाय हविषा विदेम, यानी ये साहित्य किसके लिए हुआ? साहित्य समाज के लिए है, और समाज में जो हाशिए पर है वह भी निम्न जन, जिसमें मजदूर और किसान आते हैं, और उनका सबसे ज्यादा शोषण होता है। इसलिए शोषण के विरोध में लिखी जाने वाली कविताएं, रचनाएं। और इस तरह हम देखते हैं कि कविता में वो चीजें सामने आती है जो पहले वर्जित हुआ करती थी। कविता में गंदे पैरों की धूल दिखाई पड़ती है। संध्या के झुटपुटे में पंत की चिड़ियों की टीटी टी, टुट टुट घर का मग नापते श्रमजीवी दिखते हैं। कविता में पहली बार व्यापक सहानुभूति का प्रवेश होता है, और इसी सहानुभूति के चलते कविता में कल्पना के स्थान पर प्रकृति का चित्रण किया जा रहा था, और प्रतीकात्मक शैली में कविता चल रही थी और जमीन से टूट चुकी थी। ऐसे में पंत के बाद निराला ही ऐसे कवि है जिनका ध्यान ऐसे यथार्थवाद की तरफ जाता है, जिसमें बादल राग, वन बेला व तोड़ती पत्थर जैसे कवि से बड़ी उम्मीदें होती है। और उनकी पंक्तियां थी, रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के पीर। समाज में विप्लव लाने वाला कौन हो सकता है? बादल। बादल जब उमड़ घुमड़ करके गर्जना करते हुए बरसात करता है, और बरसात भी वो मूसलाधार जिसमें पानी चारों ओर फैल जाता है, उफान आता है नदी तालाबों में, बहुत से पेड़ गिरते हैं, और ऐसे में एक वर्ग को डर सताता है कि कहीं वो नष्ट न हो जाए। खतरा बढ़ रहा है, बाढ़ बढ़ रही है, नदी में बाढ़ आ रही है, पानी उफान पर है, और ये तब होता है जब बादल उमड़ घुमड़ करके गरज गरज करके बरसते हैं। कौन घबराता है उससे में सबसे ज्यादा? रुद्ध कोश है, क्षुब्ध तोष। जो बहुत बड़ा वर्ग है
वो मुफलिसी में जी रहा है, गरीबी में जी रहा है, भूखमरी में जी रहा है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, फिर भी भुखमरी है। और दूसरी तरफ वो तबका है जो हवेलियों में, महलों में बैठा है और उसी श्रमिक के पसीने से कमाए हुए धन पर ऐशो आराम कर रहा है। वो है रुद्ध कोष है। उनका खजाना लगातार भर रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है। रुद्ध है, अवरुद्ध है वो रास्ता, क्योंकि वहां आवश्यकता से अधिक है। और आवश्यकता से अधिक जहां भी होता है वो ऐशो आराम में लगता है, दिखावे में लगता है, उपभोग में लगता है। ऊंची हवेलियां बनती है, अटारियां बनती है, महल बनते हैं और खजाने का द्वार बंद रहता है। ऐसे लोग, अमीर हवेलियों में रहने वाले सामंत, जब गरजते हैं बादल और बरसते हैं तो डर उनको ये सताता है कि हमारी ऊंची हवेलियां कहीं गिर न जाए। क्षुब्ध तोष है। और एक वर्ग वो है जो क्षुब्ध हो चुका है, उसमें अब और ज्यादा बर्दाश्त करने की गुंजाइश नहीं बची है। उसके असंतोष से भी डर लगता है। अंगना अंग से लिपटे भी, आतंक अंक पर कांप रहे। वो दोनों ही दंपति महल में एक साथ है, एक साथ अंग से अंग मिले हुए हैं, फिर भी डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि उनको खतरा है। ऐसे शोषकों को बादल डराता है, बादल का गरजना। वो चाहते हैं कि सब कुछ चलता रहे, सामान्य चलता रहे। लेकिन कहा जाता है, प्रगतिवाद का एक खास पहलू है, अवधारणा है, जो मार्क्सवाद से चल करके इस देश में यह अवधारणा आती है, जहां किसानों को, श्रमिकों को, मजदूरों को कुछ नहीं छोड़ना है। उसके पास कुछ है ही नहीं जिसका उसे डर है। इसलिए मजदूरों के लिए कहा गया है कि अगर तुम कुछ करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाने वाला, तुम आवाज भी उठाओगे तो तुम्हारा कुछ भी खोने वाला नहीं है। तुम्हारे हाथों में जो बेड़ियां पड़ी है वो बेड़ियां ही टूटेगी। तुम जब अंगड़ाई लोगे तो हाथों में पड़ी हुई बेड़ियां टूटेंगी, और बेड़ियां अगर टूटेगी तो तुम आजाद होगे। यानी कुछ भी अगर आवाज उठाते हैं श्रमिक, मजदूर, ये मार्क्स की खास आवाज रही थी कि इन मजदूरों का भी उतना ही हक है उन उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, जितना उसका मैनेजर बन करके मालिक बैठता है, कमाता है मजदूरों के बल पर कम दे करके, बचाता है कम दे करके, उनका हक मार करके। उनके हाथों से बेड़ियां टूटने की बात मार्क्स करता है, कर चुका है। उसी की तर्ज पर प्रगतिवाद चलता है। और इसी कारण से जब बादल राग में उसी भावबोध के साथ कवि निराला लिखते हैं, और ये पंक्ति काफी चर्चित रही, विश्लेषित हुई, आलोचकों की निगाह में आई, पाठकों को पसंद आई, समाज को भी, समाज का वो निम्न तबका इससे अपनी भावनाओं को उद्वेलित महसूस करता है। रुद्ध कोश है, क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी, आतंक अंक से कांप रहे। धनी वज्र गर्जन से बादल, वज्र की तरह, यानी अच्छे अच्छे पहाड़ भी टूट जाते हैं जब बादल लगातार बरसते हैं। मूसलाधार बारिश होती है तो वो ऊंची ऊंची इमारतों को, ऊंचे पहाड़ों को भी तोड़ डालती है। और ऐसे में डर किसी को होता है तो वह है धनी, मजदूर, किसान, श्रमिक को नहीं, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता जो गरजते बरसते बादल से उसका कुछ टूटता बिखरता हो।
त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं और वो परेशान हैरान है। ऐसे गरजते बरसते बादलों से वो धनी, वो सामंत जो बहुत कुछ कमा चुका है, त्रस्त होकर के, परेशान होकर के आंखें उठा नहीं पा रहा है, ढक रहा है। और वो जो बेहद कमजोर हो चुका है, खाने को पूरा नहीं मिलता, पूरी मेहनत करता है, पसीना बहाता है, फिर भी उसके पास इतना नहीं बचता है कि पेट भर के खा सके, इसलिए वो जीर्ण हो चुका है। खाने के नाम पर आधा पेट, एक वक्त का खाना है, उसका शरीर पूरी तरह से जीर्ण हो चुका है, कमजोर है, बीमार है। ऐसा किसान भी उन बादलों को बुलाता है। ये अंतर्विरोध, विडंबना देखेंगे कि एक उससे डरता है और एक उसे बुलाता है। ये प्रगतिवादी कविता की पहचान है। जीर्ण बाव है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृष्ण कदीर, ए विप्लव के वीर तू आ। यानी जब तपती हुई जमीन गर्मी में तप जाती है, किसान हकाई जुताई करता है। ये सब करने के बाद जब तक बरसात नहीं आएगी तब तक फसल नहीं हो सकती। इसलिए किसान बराबर टकटकी लगा करके बादल की तरफ देखता है। आषाढ़ का बादल धूमड़ा जब गिरता है तो फिर दोबारा हकाई करता है, खेत की जुताई करता है, खेत को तैयार रखता है इस बात के लिए कि जब भी बादल बरस जाएंगे तो नया बीज डालेगा और फसल आएगी। एक बहुत बड़ा वर्ग, श्रमिक वर्ग, किसान, मेहनती, वो मेहनती वर्ग बादल को बुला रहा है और बुला भी किस तरह से रहा है, कवि के शब्द देखिए। जीर्ण बाव है शीर्ण शरीर, वो बहुत कमजोर है लेकिन फिर भी ऊंची बांह करके बादल की तरफ इशारा करके बादल को बुला रहा है। अगर कई बार जब देखता है कि बादल आए लेकिन गुजर गए पर उसके खेत से नहीं बरसे, कई जतन करता है, कीर्तन गाता है, भजन गाता है, देवताओं पर जाकर के मुनादी करता है, मांग करता है कि बादल आए, बरसे। जब वो देखता है लगातार इंतजार के बाद भी कि बादल आए और बगल से गुजर गए, ऐसे में किसान अपने खेतों पे खड़े होकर के बादल की तरफ देखते हैं और बादलों को जैसे बुला रहे हो, हे आओ, हे वीर, विप्लव के वीर, विप्लव कर देने वाले, तहस नहस कर देने वाले, तू आ और झूम झूम के बरस। वो गीत भी गाता है इस तरह के बादल को लेकर के, इसलिए बादल राग कहा गया है। बादल भी एक संगीत की तरह है, उसकी आवाज होती है और जब आता है तो एक सेना की तरह आता है। काले काले बादल मंडराते हुए जब चारों तरफ आते हैं तो एक प्राकृतिक शोभा बनती है कि कुछ डरते हैं तो कुछ हंसते हैं। इस तरह से कवि अपनी कविता के माध्यम से एक वर्गीय चेतना में जो विडंबना है उसको उजागर करता है। हम ये देख सकते हैं निराला और पंत दो समान धरवा कवि रहे हैं, लेकिन दोनों में कुछ जो अंतर दिखाई देता है। एक और पंत युगवाणी और ग्राम्य लिख रहे थे, तब निराला अपने नाम को सार्थक करती अणिमा देते हैं। हल्के हाथों खींचे हुए कुछ रेखा चित्र, सड़क के किनारे दुकान है पानी की, दूर एक वाहन है, घोड़े की पीठ ठोंकता हुआ पीर बख्श एक बच्चे को दुआ दे रहा है पीपल की डाल पर, कूक रही है कोयल माल पर, बैलगाड़ी चली जा रही है। निराला के विक्षिप्त होने की खबर आती है। निराला ने अपनी रचनाएं की, छायावाद से होकर के प्रगतिवाद तक आए और निम्न तबके को, मेहनत मजदूरी करने वालों को कविता में जगह दी। लेकिन ये विडंबना का कवि था।
नए पत्ते की एक लंबी कविता, देवी सरस्वती जो अपनी प्रकृति चित्र में पंत जी की ग्राम्या से अधिक यथार्थ तथा सांस्कृतिक परंपरा में बेजोड़ है। पंत की आंसू की सी विशेषताओं को समेटते हुए उसी शैली में यमुना के प्रति लंबी कविता चुनौती दी है। पंत की अप्सरा की सी विराट कल्पना के साथ सरस्वती सदियों से प्रगति के पथ पर अग्रसर होती आ रही है। जनता की सरस्वती है जो खेती बाड़ी में लहरा रही है, दुख की संगनी है। ऐसी बाह बाह की वीणा बजी सुहाई, पौधों की रागनी सजीव बजी सुहाई, सुख के आंसू दुखी किसानों की जाया के भर आए आंखों में खेती की माया से। कमजोरी में पंत की तरह निराला के वेदांती संस्कार उभर आते हैं। ये एक पक्ष है कवि का जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये एक प्रगतिवादी कवि है और प्रगतिवादी कवि के कुछ अंतर्विरोध से भी रूबरू हम हो सकते हैं कि कमजोरी मनुष्य के साथ जुड़ी हुई है और निराला ने काफी संघर्ष किए हैं और बेहद कमजोर पल भी उनके आए हैं। तो ऐसे में कहा जाता है कि इनके वेदांती संस्कार उबड़ कर के सामने आते हैं। निराला भक्ति सिक्त वेदना में जनसाधारण की सांसारिक पीड़ा का अनुभव करते हैं। पंत की आभासित होने वाली सामाजिकता में भी उतनी सामाजिकता नहीं है जितनी निराला की वैयक्तिकता में। पंत जी के आशावाद में भी उतनी शक्ति नहीं है जितनी निराला के निराशावाद में है। हम इस तरह से कवि को देख सकते हैं कि पंत की कविताओं के माध्यम से अगर हम तुलना करते हैं तो ऐसे में निराला कहीं आगे ठहरते हैं। प्रगतिवाद की कमजोरी व ताकत एक साथ हम यहां इस तरह से देख सकते हैं। प्रगतिवादी कविता पर कला पक्ष की अवहेलना का आरोप लगता है। बेशक कला पक्ष पर जोर नहीं देते ये कवि, पर अपनी बात को सुलझाकर सहज ढंग से प्रस्तुत करते हैं। प्रगतिशील कविता के मुक्त छंद के बंद प्रयोगवादियों की तुलना में काफी ढीले हैं। प्रगतिशील लेखकों व कवियों ने जनता के संघर्ष को रास्ता दिखाया। प्रगतिवादियों को जनता से शक्ति मिलती है, जनता से घनिष्ठ संबंध रहा है। प्रगतिवादी कविता की शक्ति जनता में दिखाई देती है। प्रगतिवादी साहित्य आंदोलन की उपज रहा है, महान उद्देश्य से संचालित है। निराला की तुलना अनगढ़ता, फक्कड़पन और फकीरी अंदाज में कबीर से ही संभव है। छायावादियों में आभिजात्य के कवियों में अनूठे और निराले ठहरते हैं निराला के साहित्य का दलित विमर्श देखिए। कविता व कथा साहित्य में दलित पात्र देखे जा सकते हैं। भिक्षुक, देवी और चतुरी चमार जैसे बहिष्कृत पात्र जो जूठन खाते हैं। विषमता का चित्रण, किसी के हिस्से में घी शक्कर तो किसी को 1 जून नमक और चना नहीं। चतुरी चमार जिसको संत साहित्य की गहरी समझ रखता है, अच्छी समझ रही है उसे संत साहित्य की। आज अमीरों की हवेली, धोबी पासी चमार तेली, खोलेंगे अंधेरे का ताला जैसी कविता के द्वारा दलित अछूत पात्र और कुछ कविता के आधार पर कह सकते हैं कि निराला की रचनाओं को आधार बनाकर दलित विमर्श में अध्ययन करने की संभावना है। काव्य आभिजात्य से मुक्ति का प्रयास हुआ है। कुकुरमुत्ता, भिक्षुक व तोड़ती पत्थर, विधवा आदि कविताओं के माध्यम से। कुकुरमुत्ता कविता प्रकृतिवाद से पूर्णतः प्रभावित कही गई है। संवेदना और भाषागत विकास की दृष्टि से आगे की कविता ठहरती है। इसकी निंदा व प्रशंसा की गई है। सामान्य की प्रतिष्ठा व निम्न का उन्नयन होता है, उनकी व्यक्तित्व की विराटता का बोध होता है।
निराला की कविता में सामान्य की प्रतिष्ठा और निम्न का उन्नयन हुआ है। जैसे खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट में गुस्सा से अधिक मजाक जलाता है। यहाँ साधारण बड़बोले, प्रतिशोधहीन, संकोचशील व अंतर्मुखी है। सारी कविता खड़ी बोली में और क्रांति की गंध भी नहीं है, घृणा का उफान नहीं है, बल्कि सार्थकता के प्रति घोर विश्वास है। यह सफल व्यंग काव्य है। व्यंग के साथ उपमाओं की झड़ी है। चीन में मेरी नकल का छाता बना, छत्र भारत का वही कैसा तना। सब जगह तू देख ले, आज का फिर रूप पैराशूट ले, उलट दे मैं जसोदा का की मथानी। कुकुरमुत्ता जो उगता है तो उसका रूप आप देखिए कि छतरी जैसा दिखाई देता है। और इसकी कई चीजों से उपमा की गई है कि जसोदा जिस मथानी को लेकर के चलती है, अगर उस मथानी को उलट दें तो वो कुकुरमुत्ता की तरह दिखाई देती है। जनसाधारण अपनी ताकत को पहचानेगा। इन कविताओं को पढ़ने के बाद कैसी ये हवा चली, तरु तरु की किली खिली कली लगने की कामों में, जगे लोग धामों में, ग्रामों ग्रामों में चल पड़े लोग। बली कवि की आत्मीय पुकार, भविष्य की पुकार कि सामान्यहीन जीवन ऐसे ही नहीं रहेगा। हवा का नया रुख पहचान रहे हैं, वह अपनी शक्ति के स्रोत को पहचानेगा। अन्यायी की कली खुलेगी, नौजवान उठ खड़े होंगे। कुकुरमुत्ता की भाषिक संरचना नई है। छायावादी शब्दावली का निषेध है। संस्कृत के माधुर्य, ओज व सौंदर्य की जगह ठेठ बीहड़ देशज शब्द। ये संघर्ष दूसरों के बजाय स्वयं के द्वारा अर्जित, आविष्कृत व सफलतम रूप में प्रयुक्त शब्द बंद है। काव्य को उसके आभिजात्य से मुक्त करने का कवि का विद्रोही रूप सफलतम रूप में सामने आता है। दूसरी कविता है भिक्षुक, जो दृश्य बिंब नहीं, पूरी कविता ही चित्र बन गई है। पेट पीठ मिलकर दोनों है एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिठाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, पछताता पथ पर आता। कलेजे के टूक करने की अभिव्यक्ति उतनी नहीं जितनी दर्शक व भावक के कलेजे के टुकड़े होने की है। इससे पूर्व किसी ने कविता के योग्य नहीं समझा ऐसे पात्र को, उसे ये निराला कविता का पात्र बनाते हैं। और विडंबना का के कवि का पता चलता है, लेकिन संवेदना का अंग बनाए जाना ऐसे ही है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, लीन होते कर्म में जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। कविता में लय है, तुक है, और भाषिक दृष्टि से इसकी पड़ताल की जा सकती है। लीन होते कर्म में जो कहा मैं तोड़ती पत्थर, यकायक पंक्तियों से भाषा का आभिजात्य खिड़की खोलकर झांकता नजर आता है। कोई न छायादार पेड़ जिसके तले बैठी स्वीकार, नया शब्द बंद है। इसके तुरंत बाद आता है श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। ये छायावादी संस्कार इस प्रगतिवादी कविता में भी झांकते हुए दिखाई देते हैं, जबकि ये श्रमिक महिला की कविता है। एक उस तपती हुई धूप में पत्थर तोड़ रही श्रमिक महिला का चित्र खड़ा किया गया है, जिसमें कवि बहुत कुछ कहना चाहता है। वह तोड़ती पत्थर, यह तत्समता से अलग भाषा है, उनकी नहीं है जो पत्थर तोड़ रही है। उसका रंग काला कलूटा, धूप तपा रंग में भी कर्म की मुद्रा प्रकट नहीं हो पाती। कर्म, काम शब्द का जो चुनाव है,
कवि का वो छायावादी भाव, व्यंजना या उसका प्रभाव, हथौड़े के साथ गुरु का प्रयोग, गुरु की स्थान पर भारी आना चाहिए था। इस तरह से इस तोड़ती पत्थर कविता की जो भाषिक संरचना हम देखते हैं तो इसमें कुछ अंतर विरोध झलकते हैं कि छायावाद जैसे अभी पीछा नहीं छोड़ रहा है, और फिर पूरा छायावादी बंद देखिए, तरुमालिका अट्टालिका प्राकार या लीन होते कर्म में यूं कहा मैं तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर जब कहा जाता है तो समझ में आता है, लेकिन बीच बीच में जो छायावादी स्वर उभर करके आता है वो एक तरह से शब्द सामान्य बनाने में खलल पैदा करता है। विधवा, दीन और वह तोड़ती पत्थर में सीने की भी उच्चाशयता है, सहने की भी उच्छाशयता है, जैसे सहनशीलता में दुखी नहीं गरिमा मंडित तो हो। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार। कविता की कई तरह से व्याख्या संभव है कि कविता में कवि बेहद संवेदनशील है। हम रोज उस सड़क से गुजरते हैं जिस सड़क के बगल में तपती हुई धूप में मजदूर दोपहर में काम करते हैं, पसीना बह रहा है और हम कभी नहीं देखते निगाह उठा करके भी। ऐसे में एक कवि का एक उस मजदूर की तरफ यकाएक ध्यान जाना और ठहर करके कवि की विशेषता ये देखिए कि वो एक श्रमिक महिला पर कविता लिख रहे हैं, और वह तोड़ती पत्थर पाठ्यक्रम में कई विश्वविद्यालयों में शामिल भी है। छात्र पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, और बड़ी दिलचस्पी के साथ कि एक सामान्य सी महिला, मजदूर महिला पर लिखी गई कविता है, लेकिन कई तरह के भाव इसमें छुपे हुए हैं। पहला ही कि हम जिसे सहज ही नजरअंदाज कर देते हैं वो कवि की निगाह से नहीं बचता। कवि वहां ठहरता है, देखता है, महसूस करता है, वैसे ही जैसे वो महिला अपने पेट के लिए रोज यही काम करती है। एक दिन कवि गुजरता है और वह तोड़ती पत्थर पर निगाह जाती है। महिला सिर्फ देखती है एक बार और फिर लीन होते कर्म में यूं कहा मैं तोड़ती पत्थर। ये भी कवि महसूस करता है कि वो कह रही है, कहे वो नहीं रही है, कवि महसूस कर रहा है, कवि कायांतर प्रवेश करता है और पाठक को लगता है कि महिला बोल रही है कवि की तरफ से। कवि महसूस कर रहा है कि जैसे उसने यूं कहा, मान लिया जाए, मानना पड़ता है। और जब कवि ये महसूस कर रहा है कि वो महिला ऐसी वैषम्य में काम कर रही है, युवा है, युवती है, छाया वहां आसपास कोई पेड़ नहीं जिसके तले बैठी हो, बल्कि नितांत धूप में खुले आसमान के तले, और वो भी गर्मी के दिन जो झुलसा देने वाली गर्मी है। लेकिन महिला या नहीं बोलती, कवि बोलता है। और जब अंतिम बंद आता है, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार। ऐसा लगता है जैसे सितार पर कोई आवाज उठी हो। इस तरह से वो उसने देखा, वो महसूस किया, और वो भाव था कि जो उस पर मार पड़ रही है, सह रही है वो भूख को, और भूख के कारण ऐसा कुछ कर रही है।
उस शोषण के चक्रव्यूह में फंसी हुई है वो महिला, उसका भेदन करना शेष है। कविता वहां तक नहीं, कविता चित्र खड़ा करती है। वह तोड़ती पत्थर से आगे की कविता है कुकुरमुत्ता, भिक्षुक। लेकिन दैन्य और व्यवस्था के चित्र अधिक बन पड़े हैं। जिन्होंने ठोकरें खाई गरीबी में पड़े उनके, जिन्होंने ठोकरें खाई गरीबी में पड़े उनके हजारों हाथ के उठते समर देखे। अभी इस तरह के हाथों से उठते समर के बिंब नहीं दिखाई देते। महारथियों से लोहा लेने के लिए अभिमन्यु की तरह अन्याय शोषण के चक्रव्यूह में नहीं उतरते। निराला की आख्यान परक कविता और निजी अनुभूति, कवि के जीवन वृत्त का मार्मिक प्रसंग आता है, वह है सरोज स्मृति। तुलसीदास राम की तरह स्वयं का संघर्ष, उदासी, मानसिक संताप, संपादकों की अस्वीकृति के बाद की मनोस्थिति व्यक्त होती है। देखता रहा मैं खड़ा अचल, वह शर क्षेप वर्ण कौशल, लौटी रचना लेकर उदास, ताकता हुआ मैं दिशाकाश। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में विजय की उद्घोषणाएं हैं, तो सरोज स्मृति में दुख, भार, जर्जर, निराश, आहत, टूटे हुए निराला है। दुख ही जीवन की कथा रही। क्या कहूं आज जो नहीं कही, इसी जर्जर मनोभूमि में निराला अर्ध विक्षेप की नरक में उतर जाते हैं। देवी और चतुरी चमार जैसे रेखा चित्र समाज में व्याप्त ऊंच नीच को रेखांकित करती है। देवी जैसी स्त्रियां बहिष्कृत होकर झूठन खाती रहे, फिर भी वे सवाल न उठाए कि और सहन करती रहे कि ये उनको पूर्व जन्मों का ही फल है। किसी के बांटे घी शक्कर और किसी को एक जून नमक और चना नसीब नहीं। धर्म और राजनीति के विभत्स रूप सामने आते हैं। चतुरी चमार को संत साहित्य की अच्छी समझ है, जितनी की बहुत से संपादकों को भी नहीं होगी। चतुरी चमार, चतुरी वह जूते गांठता है। संत साहित्य के प्रति विद्वानों की उपेक्षा की शिकायत है। संत साहित्य की समझ है और उलट बांसियों को समझाता है। ऐसे अवैतनिक शिक्षक की समझ गहरी होती है। वह जमींदार से हक के लिए लड़ाई लड़ता है। वह 10 कोस पैदल जाता है। जिस दिन एक शूद्र को मनुष्यत्व का ज्ञान हो जाता है, उस दिन असाधारण शक्ति आ जाती है। निराला चतुरी के जीवन से समझाने में सफल रहे हैं। प्रभावती उपन्यास ऐतिहासिक है। रचना में ब्राह्मण व सामान्य जनता की स्थिति व्यक्त होती है। ब्राह्मण बताते हैं कि राजा ईश्वर का अंश होता है। एक ओर गांव में गरीब किसान छप्परों के नीचे, दूसरी ओर दुर्ग में महाराज धन धान्य और मोतियों से भरे प्रासादों में। फिर भी उन्हीं के फैसले के लिए जाना पर भगवान का रूप मानना पड़ता है। वीर वह समझा जाता था जो दम्भ का परिचय दे, और उसी कुमारी का प्रेम सार्थक समझा जाता था जो ऐसे दम्भी को वरे। स्त्री की स्थिति देखिए। उस दौर में पृथ्वीराज और संयोगिता से प्रेम के रूप में चित्रित किया है, लेकिन निराला की निगाह उन पर है जो कुमारियां पृथ्वीराज से नहीं, उसके ऐश्वर्य से शादी करती है। जो वरे हुए वीर को वर कर कीर्ति को वरती है, ऐसे विवाह समाज के लिए घातक है। ये स्त्री की अस्मिता पर सवाल है। समाज में स्त्री की दोयम स्त्री की स्थिति को बतलाती है। कुल्ली भाट रचना में साधारण मनुष्य का महत्व उजागर होता है। रचना में साधारण व्यक्ति का सामाजिक महत्व व धार्मिक सद्भाव प्रतिपादित किया है। कुल्ली अछूत बच्चों की पाठशाला लगाते हैं, मुस्लिम महिला से प्रेम करते हैं। वे जिन दलित बालकों को पढ़ाते हैं वे कितने दीन है, कहीं छू जाने पर मुझे नहाना होगा। इतना नथ, इतना अधम बनाया है मेरे समाज ने उन्हें, लज्जा से मैं वहीं गड़ जाया। कविवर एक पात्र के बतौर निराला लिखते हैं, समाज की छुआछूत पर इतनी बेबाकी से लिखने का साहस निराला ही कर सके हैं। बिल्लेसुर बकरीहा में ब्राह्मणों में व्याप्त ऊंच नीच को चित्रित किया गया है। जाति प्रथा का रोग कितना गहरा है कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को अछूत समझ रहा है, उसके साथ खाना नहीं बना सकता। वह लाचार होकर प्रदेश जाता है, कमाकर पैसे लाता है, खेती में जुटता है। एक अवध का किसान साधनहीन हो तो क्या मेहनत करता है,
रोटी की लड़ाई लड़ता है, गांव वाले घर लूटने पर उतारू रहते हैं। बिल्ले सुर बकरिया हिंदी के यथार्थवादी साहित्य को बहुत बड़ी देन कहा जा सकता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि निराला अपने समय से आगे के कवि ठहरते हैं। धन्यवाद। अब किसी के कोई सवाल हो तो पूछा जा सकता है।